नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 46वीं प्रगति बैठक, 8 प्रमुख परियोजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा। प्रधानमंत्री ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने लिया जाति गणना का बड़ा फैसला। अगली जनगणना के साथ होगी जातियों की गिनती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का इंडी अलायंस पर निशाना। कहा केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया इसका उपयोग। केंद्र के फैसले का देश में स्वागत। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2025-26 के लिए गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर किया 355 रुपये प्रति क्विंटल। करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। 22,864 करोड़ रुपए की लागत से करीब 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन शिलोंग सिलचर राजमार्ग को भी मंजूरी। बांग्लादेश में हाईकोर्ट से जमानत के बाद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई पर असमंजस। अदालत में मुंह की खाने के बाद अड़ंगे लगाने पर लगा यूनुस प्रशासन। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत की दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर अब पाबंदी रहेगी। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए नोटाम जारी किया। सभी नागरिक और सैन्य विमानों पर यह फैसला लागू होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। 23 मई तक के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है भारत ने। पाकिस्तान के जो सैन्य और वाणिज्यिक या दूसरे विमान होंगे वो भारत के एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत ने पाकिस्तान की सभी उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। नागरिक और सैन्य दोनों विमानों के लिए ये एयर स्पेस बंद किया गया है। पाकिस्तान के जो नागरिक विमान हैं, जो पाकिस्तान के सैन्य विमान हैं, वो अब भारत के एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का तनाव है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान लगातार सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 23 मई तक जो भारत का एयर स्पेस है उसका उपयोग पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। तापस, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ठीक है, तापस इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है पाकिस्तान की सभी उड़ानों के लिए। चाहे पाकिस्तान के नागरिक विमान हो या सैन्य विमान हो, वो अब भारत के एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तापस भट्टाचार्य अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पाकिस्तानी एयरलाइंस है वो इंडियन एयरस्पेस को यूज नहीं कर सकते और पाकिस्तानी एयरस्पेस से दुश्मन लेंगी और उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट के उनके सिविलियन एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान के हैं, उन सबको इस वक्त बंद किया गया है। और उसका ये तापस, एक बार फिर हम आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण आपकी आवाज़ हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर आप तापस को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर ये पाबंदी रहेगी। चाहे पाकिस्तान के नागरिक विमान हो या सैन्य विमान हो, अब भारत के एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। 23 मई तक के लिए ये नोटाम जारी किया गया है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है।
जिस तरह का तनाव बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से पाकिस्तान की फायरिंग और सीजफायर उल्लंघन का कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस सब को देखते हुए अब भारत की ओर से एक और फैसला लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है भारत ने। यानी कि पाकिस्तान के चाहे वो नागरिक विमान हो या सैन्य विमान हो, वो भारतीय एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तमाम फैसले हाल के दिनों में हमने देखे हैं कि भारत की ओर से लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करने जैसा फैसला भी है। उसके अलावा अन्य कई फैसले लिए गए हैं जो डिप्लोमेटिक फैसले हैं, जिसमें जो पाकिस्तान के वीज़ा धारक भारत पहुंचे हुए थे उनको वापस भेजा जा रहा है, अधिकतर लोगों को भेज दिया गया है। इस तरह के फैसले इस वक्त लिए गए हैं। और इसी तरह का एक और बड़ा फैसला इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान के जो नागरिक और सैन्य विमान हैं वो अब भारतीय एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तापस हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तापस, क्या कुछ अपडेट है, आप बता सकते हैं? आप बहुत सही कहा कि पाकिस्तान से जितने भी एयरक्राफ्ट है उन सबको बैन कर दिया। एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट ओन और लीज, यानी पाकिस्तान से जो ऑपरेट भी होते हैं, ओन है, उनके ओनर है या फिर लीज भी है, ये भी जितनी भी एयरलाइंस है, पाकिस्तानी एयरलाइंस और ऑपरेटर्स, ये दोनों ही इनको रोक दिया गया है भारत की जो एविएशन, जो भारत की जो एयर स्पेस है उसमें, और इसके साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इन तीनों को रोक दिया गया है। और ये जो पूरा का पूरा ये पॉइंट है, ये रोका गया है, ये इस वक्त नोटम यूज किया गया है और ये नोटम एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। और ये शुरू हो रहा है 30 अप्रैल, आज से शुरू हो चुका है। और ये इसको अभी तक जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर की कॉपी के अनुसार ये खत्म होने की, ये 23 मई तक ये लागू रहेगा। यानी कि 23 मई तक कोई भी पाकिस्तानी जो चाहे रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान में या ऑपरेट कर रहा हो, पाकिस्तानी एयरलाइन जो ऑपरेट कर रहा हो या फिर ओन्ड हो या फिर लीज किया गया ऑपरेटर द्वारा या उनके ऑपरेटर्स द्वारा या फिर सिविल एविएशन द्वारा या फिर उनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उन सबको भारत की एयर स्पेस में घुसने की अनुमति नहीं है। और ये बहुत क्लियरली बता दिया गया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने ऐसा एक डिसीजन लिया था भारत की सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर, और इस वजह से जो भारत की जो बहुत सिविल जो एयरक्राफ्ट है उनको चेंज करके जाना पड़ता था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि भारत इस तरीके से कदम ले, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। और जैसे मैंने कहा, ये 30 अप्रैल यानी आज से ये लागू हो जाता है शाम 6:30 बजे से। और इसका अभी तक जो ऑर्डर आया है 23 मई रात के 12 बजे तक या करीब ये ऑर्डर तक है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इंडियन एयर स्पेस नॉट अवेलेबल फॉर पाकिस्तान रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड ओन और लीज बाय पाकिस्तान। ठीक है तापस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इस वक्त की ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन में है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। उधर पाकिस्तान भारत के कड़े रुख से बौखलाया हुआ है और सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिस पर भारत ने उसे सख्त चेतावनी दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा से जुड़ी मंत्रिमंडलीय समिति की अहम बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा परिस्थिति और हालिया आतंकी घटनाओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मंगलवार को भी पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की थी। इसके साथ ही केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में फेरबदल करते हुए
पूर्व रा प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम फिर जांच के लिए बैसरन घाटी में हमला स्थल पहुंची। एनआईए ने अभी तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। सेना ने लगातार छठे दिन नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशालयों ने मंगलवार को हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे उल्लंघनों के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दी। गौरतलब है कि ये एक नियमित साप्ताहिक वार्ता थी, लेकिन इसमें संघर्ष विराम उल्लंघन पर भी चर्चा हुई। पहलगाम हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कॉल आया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमत हूं। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम हमले पर कुवैत के समर्थन पर धन्यवाद देते हुए एक्स पर लिखा कि कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल अहया से बात करके खुशी हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कुवैत की एकजुटता और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के लगातार एक्शन से आतंकिस्तान में घबराहट का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री को रात करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार दावा कर रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है। उधर पहलगाम हमले के बाद से घाटी में चुनिंदा पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डल झील जैसे मुख्य पर्यटन क्षेत्र बंद नहीं किए गए हैं। 48 से ज़्यादा जो अन्य पर्यटन स्थल जो है वो जो बंद किए गए हैं वो बेहद सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। लेकिन सुरक्षा कारणों से भले इन्हें बंद किया गया हो, लेकिन आशंका पर्यटकों के मन में ऐसी है कि शिकारें यहाँ खाली हैं, पर्यटकों का आना बेहद कम है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, डल झील, श्रीनगर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने बात की। इसकी जानकारी एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके से बात की। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर उनके समर्थन और एकजुटता की सराहना करता हूं। साथ ही हमारे द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी विचार विमर्श किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ता दिख रहा है। दुनिया भर से पहलगाम आतंकी हमले की भर्त्सना की जा रही है। ऐसा पहला मौका नहीं है कि आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम आया है। दरअसल आतंक और पाकिस्तान एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पाकिस्तान कैसे दुनिया के तमाम देशों में आतंक फैलाता आ रहा है और आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, आइए सिलसिलेवार ढंग से इसके विवरण पर एक नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क हमले। पाकिस्तान की आईएसआई को अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का समर्थन करने, उन्हें धन, प्रशिक्षण और सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने के रूप में व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है। ये समूह अफगान नागरिकों, सरकारी ठिकानों और अंतर्राष्ट्रीय बलों पर कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें काबुल में 2008 में भारतीय दूतावास पर बमबारी और काबुल में 2011 में अमेरिकी दूतावास पर हमला शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार कार्लोटा गैल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दूतावास पर बमबारी आईएसआई एजेंटों द्वारा अपनी मर्जी से की गई कार्रवाई नहीं थी। इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी गई और निगरानी की गई। और वहीं अगर हम बात करें रूस मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले की, रूस में अप्रैल 2025 में मॉस्को आतंकी हमले में जांच के दौरान पाकिस्तान का संबंध आया। रूसी अधिकारियों ने मास्टरमाइंड की पहचान ताजिक नागरिक के रूप में की। रिपोर्ट से पता चला कि हमलावरों को पाकिस्तानी नेटवर्क से वैचारिक समर्थन मिल सकता है।
और बात करते हैं ईरान में जैश उल अदल हमले की। पाकिस्तान स्थित सुन्नी चरमपंथी समूह जैश उल अदल ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी सुरक्षा बलों पर बार बार हमला किया है। जवाब में ईरान ने 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें जैश उल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने पाकिस्तान पर सुन्नी आतंकवादियों को शरण देने और हमले करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। और वहीं ब्रिटेन में 2005 में लंदन में बम विस्फोट हुआ था। 7 जुलाई 2005 को लंदन में हुए बम विस्फोट 4 ब्रिटिश इस्लामिस्ट आतंकवादियों द्वारा किए गए थे, जो पाकिस्तान में प्रशिक्षण और प्रचार से जुड़े थे। हमलावरों में से 3 मोहम्मद सिद्दीक खान, शहजाद तनवीर और जर्मेन लिंडसे ने 2003 से 2005 के बीच पाकिस्तान में समय बिताया था। इसके अलावा पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का पनाहगाह था। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया। लादेन पाकिस्तान की सैन्य अकादमी के पास एक परिसर में वर्षों तक बिना पकड़े रह रहा था, जिससे पाक की ISI की मिलीभगत का संदेह पैदा हुआ। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB ये पाकिस्तान की ISI पर इसका संचालन करने का आरोप लगा। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश को वित्त पोषित करने और प्रशिक्षण देने का भी आरोप है, जो 2016 में ढाका के गुलशन कैफे हमले में 20 बंधकों की हत्या के लिए जिम्मेदार एक प्रतिबंधित इस्लामी समूह है। 2015 में बांग्लादेशी अधिकारियों ने पाकिस्तानी राजनयिकों को JMB संचालकों को धन हस्तांतरित करते रंगे हाथों पकड़ने के बाद निष्कासित कर दिया था। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग की आतंकवाद पर रिपोर्ट 2019 ने पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में पहचाना है जो कुछ क्षेत्रीय रूप से केंद्रित आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में काम करना जारी रखता है। पाकिस्तान सेना और आतंकवाद एक अपवित्र गठबंधन नामक एक रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए यूरोपीय फाउंडेशन ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान, इसकी खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं के बीच गहरे संबंधों को उजागर किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, CRPF, NIA को जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो इस हमले की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए SIT का गठन करें। याचिकाकर्ताओं में फतेश कुमार शाहू, जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद जुनैद और विक्की कुमार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 46वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 प्रमुख परियोजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 90,000 करोड़ रुपए से अधिक है। PM ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। PM ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि लाभार्थियों की पहचान बायोमेट्रिक्स आधारित आधार प्रमाणीकरण या सत्यापन के माध्यम से की जाए। बैठक में जलमार्ग विकास परियोजना की भी समीक्षा हुई। PM ने निर्देश दिया कि क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन मार्गों पर मजबूत संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। PM ने समग्र और दूरदर्शी योजना बनाने के लिए PM गति शक्ति और अन्य एकीकृत प्लेटफॉर्म्स जैसे माध्यमों का लाभ उठाने के महत्व को दोहराया। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग एवं जलमार्ग से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही 3 सड़क परियोजनाओं में हुई प्रगति का भी जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके संबंधित डेटाबेस नियमित रूप से अपडेट किए जाएं और सही ढंग से रखरखाव हो। प्रगति बैठकों के 46वें संस्करण तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 370 परियोजनाओं की समीक्षा हो चुकी है।
राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समिति के फैसले की जानकारी दी और बताया कि आने वाली जनगणना में जाति जनगणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों का ऐलान किया तो साफ हो गया कि सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीपीए की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वैष्णव ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में ये कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। दरअसल जातिगत जनगणना का मतलब है कि जब देश में जनगणना की जाए उस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। इससे समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की भी निर्बाध प्रगति होती रहेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस फैसले के बाद से देश भर से जश्न मनाने की तस्वीर सामने आ रही है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस फैसले की तारीफ की है। जाति जनगणना से देश में सभी जातियों की स्थिति का पता लगेगा, जिसके आधार पर सरकार को नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी। देश भर के तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है तो होता ही है। अब फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता
देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जातिगत जनगणना कराने के कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को भी सम्मिलित कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये निर्णय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई जातियों को मुख्यधारा में लाने और लंबे समय से अपने हक और अधिकार से अछूते लोगों को उनका सम्मान वापस लौटाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने लंबे समय तक जातियों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने और उन्हें वोट बैंक का साधन बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध किया है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया, जिसका प्रमाण है कि स्वतंत्रता के बाद देश में आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। मोदी सरकार का यह अभूतपूर्व निर्णय सामाजिक समरसता के विस्तार के साथ ही हर वर्ग के उत्थान एवं पिछड़े तबके के सम्मान को बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगा। सर्व समाज के कल्याण हेतु इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जाति जनगणना का विरोध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि राहुल बताएं कि जनगणना को लेकर राजीव गांधी का क्या रुख था, अपने शासनकाल में जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था, तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई। सोनिया जी आई फिर पावर में, वे सुपर पीएम थी। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार आई और तब उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था कि वो जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार करेंगे। तब भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। क्यों श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, क्यों स्वर्गीय मनमोहन जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी द्वारा तारीख पूछे जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम राहुल गांधी और विपक्ष को तारीख नहीं बताएंगे। जनगणना की तारीखें भी तय होंगी और व्यापक राष्ट्रहित में जाति जनगणना भी होगी। मैं राहुल जी को सुन रहा था, तारीख बताइए, कोई तुमसे पूछ के बताएंगे, कोई विपक्ष के कहने पे बताएंगे। तारीख भी तय होगी, जातिगत जनगणना भी होगी और राष्ट्र और समाज के व्यापक हित में उसका उपयोग किया जाएगा। आज वो विजन की बात करते हैं। कांग्रेस का विजन समाज का विभाजन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के निर्णय को अभूतपूर्व करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा,
140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व एवं स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में ये एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार के कैबिनेट में जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा जनगणना 2025 में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी शासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये ऐतिहासिक कदम हमारे देश में हाशिए पर पड़े समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली अधिक सटीक डेटा संचालित नीतियों को सक्षम करेगा। सबका साथ सबका विकास सिद्धांत से व्यवहार में विकसित हो रहा है, जिससे भारत में सामाजिक न्याय की नींव मजबूत हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के इस फैसले के साथ है। नरेंद्र मोदी जी का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों की नृशंस हत्या पर कहा कि जिन्होंने ये किया है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हुआ है वो स्वीकार्य नहीं है। पूरा विपक्ष सरकार को समर्थन कर रहा है। पीएम मोदी को सख्त कार्रवाई करनी है और हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने आगामी जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का प्रयागराज की जनता ने स्वागत किया है। जो ये निर्णय लिया गया ये बहुत बड़े स्वागत योग्य है। इनका जो भी आज है SC OBC है, इस बिल को स्वागत योग्य है और इस पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि 70 सालों से OBC वर्ग और SC वर्ग खास तौर से अपने आप को ठगा महसूस करता आया है और दूसरी सरकारें और दूसरे दल हमेशा केवल ठगने का काम कर रहे हैं। इनका केवल वोट बैंक की राजनीति रही है, वोट लेकर के केवल गुमराह किया गया है। आज मोदी जी ने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इसके लिए सभी समुदाय, खासतौर से SC और OBC समुदाय उनका स्वागत करती है। और कांग्रेस दूर दूर तक, जैसे पूर्व में चोरी करके लोगों को केवल बहला फुसला करके, जबकि 70 साल वो गवर्नमेंट में रही, उसके बावजूद इस बिल को नहीं ला पाई है और आज जो मोदी जी ने इसको किया है इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जातीय जनगणना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। बिना जातीय जनगणना के हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि किस जाति में अल्पसंख्यक हैं, किस जाति में बहुसंख्यक हैं, कौन हमारे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, किनकी आमदनी कम है। इन सब के लिए जैसे आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी जातीय जनगणना भी आवश्यक है, क्योंकि जातीय जनगणना से एक पारदर्शिता बनती है। हम उस चीज़ को समाप्त करने की कोशिश करते हैं या ढक देते हैं, लेकिन जातीय जनगणना में कोई भी बुराई नहीं है और पारदर्शिता तो हर चीज़ के लिए आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐतिहासिक और देश हित और देश की जनता के विषय में ही सोचती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज जो दलितों, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े के बारे में सोचा है और जाति जनगणना की बात कही है, काम सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जितने भी थे
हमेशा शोषितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलितों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते थे। ये काम कभी नहीं किया जो काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराए जाने की घोषणा किए जाने के बाद हरदोई के लोगों में उत्साह का माहौल है। लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जनगणना जिस तरह जरूरी है उसी तरह जातिगत जनगणना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वित्तीय आकलन हो जाता है कि किस वर्ग में कितनी कमजोर हैं, कितने ऊंचे तबके के हैं, किन्हें हमें सहायता पहुंचानी और किन्हें हमें सहायता नहीं पहुंचानी। इस जातिगत जनगणना का जो ये फैसला है, ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों में दूरदर्शी सोच और सार्थक परिणाम को द्योतक है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, इस पर किसी ने भी विचार नहीं किया है। ये संभव हो सकता है केवल मोदी सरकार में, और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मोदी सरकार हमेशा फैसलों के लिए ही जानी जाती है। क्या है, इस जातिगत जनगणना के लिए भी कांग्रेस सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, चिल्लाती है, चीखती है। निर्णय सिर्फ मोदी सरकार लेती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नॉर्वे के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने इनोवेशन नॉर्वे केंद्र में भारत नॉर्वे व्यापार समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान भारत में व्यापार करने में आसानी को मजबूत करने, देश के निवेश माहौल, वैश्विक प्रतिभा नेतृत्व, तकनीकी विस्तार और नॉर्वेजियन निवेशकों के लिए टेपा संचालित अवसरों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 3 इनामी नक्सली सहित 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली अपने अपने क्षेत्र में रोड खोदने एवं नक्सली बैनर, पोस्टर लगाने जैसी घटनाओं में शामिल थे। ये नक्सली संगठन स्तर पर सक्रिय थे। लोन वर्राटू अभियान और छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 6 माओवादी आत्मसमर्पण करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 3 आत्मसमर्पण माओवादी के ऊपर टोटल 4 लाख का इनाम घोषित है। ये सभी आत्मसमर्पित माओवादी दंतेवाड़ा जिला के सरहदी इलाके में रोड खोदना, बैनर पोस्टर लगाना, इसका ये सब काम करते थे। इनको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपये के साथ सहायता राशि के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इसी के साथ दंतेवाड़ा जिला में टोटल अब तक 229 इनामी माओवादी के सहित कुल 967 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण में CRPF, RFT 111, 195 और 230 बैटालियन का विशेष योगदान रहा है। INA स्थित दिल्ली हाट में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना करीब 9 बजे मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इस दौरान ट्रैफिक और सरोजनी नगर थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। आग लगने के समय हाट में भीड़ नहीं थी। आग को फैलने से रोक दिया गया है। जब मैं आके देखा तो बहुत सारी मतलब दुकानें भी चल रही थी, लोग भाग रहे थे और इधर उधर से मतलब सामान भी खाली कर रहे थे। बहुत क्राउड हो रहा था। मतलब लाइट गई 2-3 दुकानों की, वो दोबारा जलाने लगे तो उसी में इतने में ही वहाँ आग पकड़ गई। फिर हम लोग भागे कि हाँ भाई सिलेंडर लेके कि हाँ भी बुझाएं, पर वो कपड़ा ही कपड़ा था तो सब वो फैल गया। भारतीय नौसेना का शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि 28 अप्रैल 2025 को मालदीव की राजधानी माले पहुंचा। ये जहाज़ मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के CGS हुर्वी को लेकर आया, जिसकी मरम्मत दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में की गई। ये भारत और मालदीव के बीच गहरे समुद्री और रणनीतिक सहयोग का प्रतीक है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त G बालासुब्रमण्यम ने माले के MNDF कोस्ट गार्ड जेटी पर आयोजित एक समारोह में CGS हुर्वी को MNDF के रक्षा प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी को औपचारिक तौर पर सौंपा। मालदीव के अधिकारियों ने INS कोच्चि का जोरदार स्वागत किया, जो दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेश C मौदगिल ने मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी और MNDF कोस्ट गार्ड के कमांडेंट ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच आपसी समझ और सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल में केदारनाथ गुप्ता के द्वारा लिखी किताब इंक, सैफरन एंड फ्रीडम का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय समाज, राजनीति और मीडिया के जटिल पहलुओं का विश्लेषण किया है। पुस्तक में आज़ादी के बाद के भारत की राजनीति और मीडिया के बीच संबंध, खासकर इमरजेंसी के समय का जिक्र किया गया है। पुस्तक का अनावरण आरएसएस के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा, भारत की आत्मा सबको साथ लेकर चलने वाली है। भारत द्वैतवाद में नहीं जीता है। भारत अकेला एक ऐसा देश है जो अनंत विविधताओं के साथ भी मिलकर के रह सकता है। आप और मैं दो नहीं है, ये ड्यूअलिज्म में भारत नहीं जीता। भारत ने सबके अंदर वही एक ईश्वर, वही एक शिव, वही एक ज्योति, वही एक विष्णु, वही एक राम, शब्द भिन्न है, भाव एक ही है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अद्भुत जीवन और विरासत को गहराई से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में रामानुजन के जीवन के दुर्लभ दस्तावेजों और पत्रों के माध्यम से उनकी विलक्षण प्रतिभा, संघर्षों और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को उल्लेखित किया गया है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा शीर्षक वाली ये पुस्तक रामानुजन के जीवन और कार्य का वृतांत प्रस्तुत करती है, जो तमिलनाडु के इरोड में मामूली शुरुआत से लेकर संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्नों में उनके क्रांतिकारी योगदान तक की प्रेरणा को दर्शाता है। रामानुजन फ्रॉम अर्ली लाइफ, उनका चाइल्डहुड, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट से लेकर के उनकी डेथ, उनकी लेगेसी, यानी आज तक उनके ऊपर क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं वो भी इस किताब में है। तो उन दस्तावेजों को सिर्फ आधार बनाया गया, रिसर्च की गई है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में ही नहीं, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, रामानुजन म्यूजियम में, जहाँ पे जो भी पब्लिश अनपब्लिश डॉक्यूमेंट थे वो इस किताब में हमने यूज किए हैं। अटेम्प्ट किया गया हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिखने का। तो जब हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ेंगे तो निसंदेह वो मैथमेटिशियन बनने के लिए प्रेरित होंगे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक और रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल का कहना है कि ये पुस्तक दुर्लभ मूल दस्तावेजों और व्यक्तिगत पत्रों पर आधारित है, जो रामानुजन की सोच की प्रक्रिया और उनके गणितीय कार्यों की गहरी समझ प्रदान करती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान अरुण सिंघल ने कहा कि पुस्तक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के असाधारण जीवन पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उनके व्यक्तिगत संघर्षों और उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी रेखांकित किया गया है, जिसने उनके कार्यों को आकार दिया। दरअसल ये किताब भारत के उस नायाब मैथमेटिशियन की है जिसने भारत में गणित की एक परिभाषा दी, गणित की खोज की, और इस किताब को लिखा है अरुण सिंघल जी ने, जो महानिदेशक हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के। सर, रामानुजम के बारे में इस पूरा देश पहले से जानता है, पूरा विश्व जानता है, आपने फिर से एक किताब लिखी है। सर, पूरे किताब का कॉन्सेप्ट सर क्या है? देश में बहुत सारे महान लोग पैदा हुए हमारे, लेकिन रामानुजन की कहानी जो है बड़ी अलग है। वो इसलिए कि बहुत विपन्नता की स्थिति में, बहुत विषम परिस्थितियों में रहते थे बचपन में। कोई मैथमेटिकल लोगों से इंटरेक्ट करने की सुविधा नहीं थी, मैथमेटिक्स के पेपर्स पढ़ने की सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि अपनी नोटेशन उन्होंने खुद ही डेवलप करी, जो दुनिया की स्टैंडर्ड नोटेशन से अलग थी। तो आइसोलेशन में काम करते हुए बिना किसी सुविधाओं के जो काम उन्होंने करके दिखाया, वो बहुत बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में भी और आज भी। हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नेशनल आर्काइव्स में हैं बहुत सारे रामानुजन जी के, तो उनको भी हम लोग देश के सामने लाना चाहते थे। पूरी किताब में प्रयास ये है कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लोगों के सामने लाएं जो रामानुजन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने अपनी किताब लिखी, तो सर उसमें अगर कुछ मुख्य पन्नों की बात करें जो आपने उसमें वर्णन किया, वो कौन सी ऐसे इंसिडेंट है जिसको आपने खासतौर पर इसमें वर्णन किया? जिस घर में रहते थे रामानुजन बचपन में, किराए का घर था, उस घर को जब छोड़ के गए वो लोग, तो एक बक्से में रामानुजन के पेपर्स रखे रह गए टांड पे, और वो घर जो है किसी और के पास चला गया। जिनके पास वो घर गया, बाद में जब रामानुजन बहुत बड़े आदमी बन गए तो देखा कि एक संदूक में कागज़ रखे हुए जो रामानुजन के हैं। वो कागज़ भी एक म्यूज़ियम में बाद में गए। जैसे हमारे पूरे देश को ही उनके ऊपर नाज है, मैं कहूँगा कुंभकोणम के लोग तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं रामानुजन के ऊपर। रामानुजन से जुड़े हुए किस तरह के पेपर्स और क्या भविष्य में इस किताब को भी डिजिटल करने की योजना है?
ये जितने भी कागज़ हमारे पास हैं रामानुजन के और बाकी भी जो कागज़ हैं हम सभी को डिजिटाइज कर रहे हैं। तो ये सारे पेपर्स जो हमने इस किताब में दिखाए हैं ये सभी हमारे अभिलेख पटल पे आपको धीमे धीमे दिखाई देंगे, डिजिटाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, और किताब का डिजिटल वर्जन भी शायद हम लोग इशू करेंगे। इन फ्यूचर नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में किस तरह की और उपलब्धियाँ दर्ज की जाएंगी? अब जब AI आ गई है, AI के माध्यम से सारे ही पेपर्स को देख के उसमें से कहानियाँ निकालना, उसमें क्यूरेशन करना, रिसर्चर्स को असिस्ट करना और शोकेस करना, आउटरीच एक्टिविटीज़ करना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ा फोकस जो आगे आने वाला समय उसमें हम लोगों का यही रहेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आर्काइव्स को जनता के सामने और अच्छी तरह से लाएं, उनका उपयोग और सुविधाजनक बनाएं। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के पास रामानुजन से जुड़े हुए पेपर्स हैं, उन सभी वर्णनों का इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज 2025 के लिए जाने वाले हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए रवाना हो गया है। पहले जत्थे में 400 यात्री शामिल थे। पहले जत्थे को विदा करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू खुद IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने हज यात्रियों को फूल माला पहनाकर विदा किया। इस मौके पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां और भारत में सऊदी दूतावास की ओर से जदी नाइफ अल रक्कास और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव CPS बख्शी भी मौजूद थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हर हाजी को सुविधाजनक, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव मिले। पहला टीम आज 400 लोग दिल्ली से जा रहे हैं और अलग अलग एयरपोर्ट से जो हमारे एम्बार्केशन पॉइंट्स है, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोचीन, श्रीनगर, गुवाहाटी, कलकत्ता, कई जगह है जहां हमने एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाए हैं, सबसे जाएंगे। दिल्ली क्योंकि राजधानी है तो सबसे ज़्यादा संख्या दिल्ली से हज यात्रियों का जाना होता है, तो मैंने उनके लिए शुभकामनाएं दी हैं और उनका सफल हज यात्रा होकर के आएंगे ऐसा उम्मीद है। एक मुसलमान के लिए हज में जाना, मक्का मदीना जाना सबसे ज़िंदगी का बड़ा तमन्ना होती है, तो उसका पूरा करना हम सबके लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और सरकार की ओर से हमने इंतज़ाम जो भी करना था किया है। संस्कृति मंत्रालय पहली बार वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष की प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाख 2025 के भव्य समारोह के दौरान आयोजित की जाएगी। ये प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित की जा रही है। अवशेष को बुधवार को सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार से दिल्ली लाया गया और प्रार्थना और ध्यान के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। अवशेष को वरिष्ठ भिक्षुओं की देखरेख में भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वियतनाम ले जाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पवित्र प्रदर्शनी समारोह में भाग लेगा। भारत से ये रिक्वेस्ट किया गया है, इसीलिए ये सभी भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, IBC और हम लोग के साथ कोलैबोरेट करके महाबोधि सोसाइटी इंडिया के साथ, तो ये अस्थि कलश हम लोग ले जाएंगे। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि भारत से जितना शांति फैलाया है दुनिया को और रिलीजियस जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता दुनिया को दिया है ना, पूरा आसपास जितने एशिया आध्यात्मिक भारत से तो हुई है। भारत के टीचर लोग जाके पूरा दुनिया को आध्यात्मिक देश बना दिया, पूरा सारे एशिया, तो भारत को नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भारत गुरु मानते हैं। 6 तारीख को ये लोग वैसाख डे मना रहे हैं, तो इसके बीच हम जो होली रैलीज को ले जा रहे हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज होगा। और UNDP के चलते हुए वहाँ पे तकरीबन 100 देशों से 40,000 लोग आएंगे जो बुद्धिज़्म के साथ संपर्क रखते हैं। एकेडमिशियंस होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, संघा के हेड्स होंगे, दुनिया भर के एकत्रित होंगे वहाँ पे। तो उस जगह पे जब हम होली रैलीज को ले जा के प्रदर्शन करेंगे तो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा बुद्ध धर्म के बारे में, और भारत का जो जुड़ा हुआ जो कल्चर और हेरिटेज रहा है बुद्ध धर्म के साथ, वो स्पष्ट तरीके से निकल आएगा।
पहली बार आयोजित होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य तरीके से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कार्यक्रम में मनोरंजन जगत सहित अलग अलग क्षेत्रों की कई दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। वेव्स 2025 एक ऐसा मंच है जो हर कहानी और हर सपने को आकार देगा। इस ऐतिहासिक आयोजन को दुनिया तक पहुंचा रहा है प्रसार भारती। लाइट्स, कैमरा, इनोवेशन, वेव समिट 2025 में आपका स्वागत है। कहानियों, नवाचार और रचनात्मकता की क्रांति में भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। वेव समिट 2025 में जहां वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, वेव समिट 2025 में जहां वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। वेव समिट में दुनिया भर से मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज रचनाकार और निवेशक एक मंच पर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन को साकार कर रहा है प्रसार भारती। प्रसार भारती वेव समिट 2025 का आधिकारिक मीडिया ब्रॉडकास्टर है। 4K तकनीक की शक्ति के साथ प्रसार भारती हर क्षण को बारीकी और शानदार गुणवत्ता के साथ आप तक पहुंचा रहा है। 80 से अधिक कैमरों की विशाल तैनाती, जिसमें शामिल हैं 3 जिमी जिप 4RF कैमरे लाइव कवरेज के लिए। प्रसार भारती हर एंगल, हर पहलू को पूरी सटीकता से पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। निर्बाध सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए प्रसार भारती मुंबई से सैटेलाइट और अत्याधुनिक GSM मोबाइल तकनीक के जरिए सिग्नल प्रसारित कर रहा है, जिसमें 20 से अधिक अत्याधुनिक बैकपैक ट्रांसमीटर पूरे वेन्यू में सक्रिय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और भारत सरकार के द्वारा प्रसार भारती को हमेशा एक प्रमुख स्थान दिया गया है और कल होने वाले इस कार्यक्रम में भी हम प्रधानमंत्री जी का संदेश जो है वो सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए लेकर के जाने वाले हैं। इसके साथ ही ये हमारे लिए भी एक अवसर है जब जो काम हम लोगों ने अभी हालिया समय में किए हैं या फिर आने वाले समय में करने जा रहे हैं, उन कार्यों के बारे में, उन योजनाओं के बारे में जो विजिटर्स होंगे उनको हम बताएं। तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि बेहतर तकनीक का उपयोग करें, बेहतर कंटेंट अपने ऑडियंसेस तक लेकर के आएँ। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रोबोटिक PTZ कैमरे भी तैनात हैं। हर कोना, हर भाव, हर क्षण को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रसार भारती प्रतिबद्ध है। दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, निवेशक जुट रहे हैं भारत के पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में। प्रसार भारती जो है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर, उसकी भी तैयारी पूरी है। 80 से ज्यादा कैमरास और बेहतरीन प्रोफेशनल्स के साथ पूरी दुनिया देखेगी भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का जश्न। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, मुंबई। भारत सरकार की पहल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट युवाओं के लिए संगीत, रंगमंच और डिजिटल कंटेंट में नई संभावनाएं खोलेगा। ये कला, संस्कृति और तकनीक का संगम प्रतिभाओं को नेटवर्किंग, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लीडर्स से जुड़ने का मौका देगा। अजमेर के कलाकारों का मानना है कि वेब्स के जरिए उन्हें अपनी प्रतिभा को एक बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। ये छोटे शहरों और गांवों से आने वाले कलाकारों के लिए वरदान साबित होगा। अजमेर के रंगकर्मी लखन सिंह का कहना है कि वेब्स उनके लिए उम्मीद की किरण है। इससे कलाकारों का पलायन रुकेगा। युवा नाट्य कलाकार विकल्प ने इस अनोखी पहल के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। जो अब आयोजित हो रहा है, इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छोटे कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसमें जो OTT ऐप जो लॉन्च होगा उससे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अपने एक प्रोत्साहन मिलेगा, हमें एक मंच मिलेगा अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जो छोटे कलाकार हैं उनको एक बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है और निश्चित रूप से इसको कलाकारों को फायदा होगा और कलाकारों को फायदा नहीं, बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है। तो इससे क्या कलाकार में उत्साह भी बढ़ेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो लोक कलाकार है, हमारे हम जैसे लोक कलाकार हैं, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और मंच मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों को है जो आगे जो ये मंच जो प्रदान किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और आगे भी इनसे जो बड़े मंच जो हैं वो बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा।
मैं भारत सरकार की इस बात के लिए बहुत प्रशंसा करता हूँ कि भारत सरकार इस तरह के कार्यक्रम अगर शुरू कर रही है तो सब पूरे भारत के अंदर या हर राज्य के छोटे छोटे शहरों में भी छोटे कलाकार हो चाहे बड़े कलाकार हो, उनको एक बहुत बढ़िया चांस मिलता है स्टेज करने का भी, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे गायन में हो, चाहे वादन में हो, चाहे नाटक में हो। मतलब इससे कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।